आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा का प्रतीक है। इसे आधुनिक रूप में बिहार के राजगढ़ में पुनः स्थापित किया गया है। यह एक अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में हुई थी। यह 13वीं शताब्दी तक सक्रिय रहा। यहाँ बौद्ध शिक्षा, दर्शन, तर्कशास्त्र, वेद, आयुर्वेद और विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। हजारों छात्र और सैकड़ों शिक्षक यहाँ अध्ययन और अध्यापन करते थे। चीन, कोरिया, जापान और तिब्बत से भी विद्यार्थी आते थे। आप सोचिए, हमारा भारत कितना महान था, लेकिन जैसे जैसे दुनिया आधुनिक होती गई, भारत पीछे होता गया। इसका मुख्य कारण था गरीबी, भुखमरी और शिक्षा का अभाव। हमारे लोग शिक्षा ग्रहण तो करते थे, लेकिन खुद शिक्षित नहीं हो पाए। यह एक दुखद सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। अब चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे हम नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करेंगे। यह विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र था, बल्कि ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ भी। यहां से कई महान विद्वान निकले जिन्होंने दुनिया को नई दिशा दी। आइए हम इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां ज्ञान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में गूगल, इंटरनेट और विकिपीडिया जैसे साधन आते हैं। हमें लगता है कि पूरी दुनिया की जानकारी हमारी मुट्ठी में है। लेकिन क्या आप जानते हैं, लगभग 1500 साल पहले भारत में एक ऐसा ज्ञान केंद्र था जिसे अगर आप उस समय का गूगल कहे तो भी कम होगा। वह सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। एक ऐसा स्थान जहां हजारों विद्यार्थी और आचार्य एक साथ रहते, पढ़ते और शिक्षा को नई ऊंचाइयां देते थे। उस विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा। नालंदा सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं था, ये मानव सभ्यता का वह दीपक था जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैली हुई थी। चीन से लेकर जापान तक, कोरिया से लेकर तिब्बत तक, यहाँ से निकली विद्या की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन इतिहास का एक कड़वा सच है, जितना महान कोई धरोहर होती है, उतना ही बड़ा खतरा उसके नष्ट होने का होता है। और यही हुआ नालंदा के साथ। एक रात, एक आदेश और कुछ घंटों के भीतर दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र राख में बदल गया। सोचिए, वो पांडुलिपियां, वो किताबें, वो ग्रंथ जिनमें हजारों साल का अनुभव और ज्ञान लिखा था, सब कुछ छलकर हमेशा के लिए खत्म हो गया। आज हम इस यात्रा पर चलेंगे नालंदा की कहानी जानने। कहानी उसकी स्थापना की, उसके गौरवशाली युग की, उसके विद्यार्थियों और आचार्यों की, और उस काली रात की जिसने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। यह सिर्फ एक इतिहास नहीं है, यह एक चेतावनी भी है कि अगर ज्ञान की रक्षा न हो तो सभ्यता को पीढ़ियों तक उसका दंड भुगतना पड़ता है। तो आइए समय के पहियों को पीछे घुमाएं और देखें कि कैसे नालंदा का उदय हुआ, कैसे वो चमका और फिर कैसे राख में बदल गया। समय है 5वीं सदी का। भारत में गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के चरम पर था। यह वही काल था जिसे इतिहासकार भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन अपने उत्कर्ष पर थे। इसी काल में सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने एक अद्वितीय सपना देखा। ऐसा संस्थान बनाने का सपना जो सिर्फ एक शिक्षा स्थल न हो, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का तीर्थ बन जाए। और उस सपने का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा नाम की व्युत्पत्ति को लेकर कई कथाएं हैं। कुछ मानते हैं कि यह संस्कृत के शब्दों नाल यानी कमल और अंद यानी आनंद से मिलकर बना, अर्थात ज्ञान का वह कमल जो अनंत आनंद देता है। दूसरे कहते हैं कि यह न अलम दा से बना, जिसका अर्थ है ज्ञान देने में कभी कंजूसी न करने वाला। किसी भी रूप में देखे, यह नाम अपने आप में गहरा दार्शनिक संदेश रखता है। पुरातत्वविदों और यात्रियों के विवरण के आधार पर हम जानते हैं कि नालंदा का परिसर अत्यंत विशाल था। यहाँ 11 विशाल मठ, मठकइये और 6 बड़े मंदिर, विहार थे। छात्रावास और गुरुकुल जैसी इमारतें, उद्यान, पोखर और जल संरक्षण की अद्भुत व्यवस्था थी। लाल ईंटों से बनी ऊंची ऊंची इमारतें दूर से ही चमकती थीं। कुछ इमारतें 9 मंजिल तक ऊंची थीं। विदेशी यात्री हुइनसांग ने लिखा है कि नालंदा का स्थापत्य इतना आकर्षक था
कि कोई भी आगंतुक पहली बार देखते ही स्तब्ध रह जाता। नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था। यहाँ आने वाले हर विद्यार्थी को कठोर मौखिक परीक्षा देनी पड़ती थी। प्रवेश द्वार पर विद्वान आचार्य खड़े रहते और वे नए छात्रों से प्रश्न पूछते। जो विद्यार्थी तर्क और शास्त्रार्थ में सफल होते वही प्रवेश पा पाते। यानी नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि ज्ञानियों का तीर्थ था। यहाँ एक समय में 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य रहते थे। विद्यार्थी पूरे भारत से आते थे, लेकिन इसके साथ साथ चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, नेपाल और मध्य एशिया से भी आते थे। आचार्य सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि मार्गदर्शक थे। वे छात्रों के साथ रहते, चर्चा करते और उन्हें जीवन जीने की कला सिखाते। ह्वेनसांग लिखते हैं, यहाँ का वातावरण इतना गहन था कि विद्यार्थी दिन रात वाद विवाद और अध्ययन में डूबे रहते थे। हर ओर शांति, अनुशासन और ज्ञान की साधना थी। नालंदा सिर्फ धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं था, यह वास्तव में एक बहुविषयक विश्वविद्यालय था। धर्मगुंज, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय, नालंदा की सबसे अनोखी धरोहर थी। उसका पुस्तकालय, जिसका नाम था धर्मगुंज या रत्न सागर, यह 3 विशाल इमारतों में बंटा था। एक इमारत 9 मंजिल ऊंची थी। यहाँ लाखों पांडुलिपियां थी, हस्तलिखित ग्रंथ, चिकित्सा के रहस्य, गणितीय सिद्धांत, दर्शन और इतिहास। इतिहासकार लिखते हैं कि अगर उन ग्रंथों का केवल एक हिस्सा भी आज हमारे पास होता तो शायद विज्ञान और चिकित्सा का स्वरूप बिल्कुल अलग होता। नालंदा सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का विश्वविद्यालय था। ह्वेनसांग, चीन, इत्सिंग, चीन, फाहियान, चीन जैसे यात्री यहाँ आए और अपने देश लौटकर वहाँ शिक्षा और संस्कृति फैलाई। तिब्बत और नेपाल में बौद्ध धर्म का जो स्वरूप आज दिखता है उसमें नालंदा की शिक्षा की गहरी छाप है। जापान और कोरिया तक बौद्ध ग्रंथ नालंदा से पहुंचाए गए। अगर इसे सिर्फ विश्वविद्यालय कहे तो यह इसकी महिमा को छोटा कर देगा। यह वास्तव में ज्ञान का सूर्य था जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी मानवता को दिशा दिखा रहा था। कल्पना कीजिए, सैकड़ों कक्षाएं, हजारों विद्यार्थी, वाद विवाद की गूंज और धर्मगुंज पुस्तकालय में रखी लाखों पांडुलिपियां, ये सब मिलकर नालंदा को उस दौर का सबसे महान संस्थान बनाता था। लेकिन अफसोस, यह भव्यता ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। अब जरा सोचिए, एक ऐसा स्थान जहां हजारों विद्यार्थी रहते हो, सैकड़ों आचार्य हों और हर दिन वहां का वातावरण वाद विवाद, चर्चा और अध्ययन की गूंज से भरा हो। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था बल्कि नालंदा विश्वविद्यालय का दैनिक जीवन था। यहाँ शिक्षा सिर्फ पुस्तकों से नहीं दी जाती थी बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी। नालंदा वास्तव में एक ज्ञान का महासागर था जिसकी हर लहर में विद्या का प्रकाश झलकता था। यहाँ का वातावरण इतना गंभीर था कि विदेशी यात्रियों ने लिखा है, नालंदा में एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब वहाँ शांति हो। हर ओर किसी न किसी विषय पर चर्चा और तर्क चलते रहते थे। हर छात्र को कम से कम 10 से 12 वर्षों तक अध्ययन करना होता। केवल पाठ याद करना पर्याप्त नहीं था, हर विषय को तर्क और प्रयोग के आधार पर सिद्ध करना पड़ता। चीन से ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे विद्वान यहाँ आए। जापान, कोरिया, श्रीलंका, नेपाल और तिब्बत से भी विद्यार्थी पढ़ने आए। वो यहाँ से शिक्षा लेकर अपने देशों में लौटते और वहाँ के समाज में परिवर्तन लाते। इत्सिंग ने लिखा, नालंदा में शिक्षा इतनी गहन है कि कोई भी विद्यार्थी अगर यहाँ 10 वर्ष भी पढ़े तो भी वह ज्ञान के महासागर को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। ह्वेनसांग ने लिखा, जब मैं नालंदा पहुंचा तो मैंने देखा कि यहाँ विद्या की नदियां बह रही है। हर छात्र अध्ययन में इतना डूबा था कि उसे दुनिया की चिंता ही नहीं थी। यह स्थान वास्तव में ज्ञान का स्वर्ग था। इत्सिंग ने लिखा, मैंने एशिया के कई स्थान देखे लेकिन नालंदा जैसा कोई स्थान नहीं मिला। यहाँ का ज्ञान अनंत है, यहाँ का अनुशासन अद्वितीय है। कल्पना कीजिए, उस समय जब दुनिया के कई हिस्से अज्ञान और अंधकार में डूबे थे, भारत में नालंदा का दीपक जल रहा था। ये दीपक सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी मानवता को रोशन कर रहा था। लेकिन अफसोस, हर दीपक की लौ कभी न कभी बुझती है और नालंदा की लौ बुझाने वाले कदम अब धीरे धीरे पास आ रहे थे। इतिहास गवाह है कि कोई भी संस्थान केवल अपनी दीवारों और इमारतों से महान नहीं बनता। उसकी असली महानता उसके लोगों से होती है, उसके शिक्षक, उसके विद्यार्थी और उनके विचारों से।
नालंदा का असली स्वर्णिम युग तब शुरू हुआ जब यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आने लगे। यह वह दौर था जब नालंदा का नाम सुनते ही हर विद्वान के मन में उत्सुकता जागती थी। जैसे आज कोई हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या MIT का नाम सुनकर गर्व महसूस करता है, वैसे ही उस समय नालंदा एक सपना था। नालंदा का पुस्तकालय, जिसे धर्मगुंज कहा जाता था, स्वर्णिम युग की असली पहचान था। कहा जाता है कि इसमें 9 मिलियन 90 लाख से अधिक पांडुलिपियां थी। यहाँ चिकित्सा, गणित, रसायन, धर्म, साहित्य, युद्ध कला, कृषि और कला, हर विषय की किताबें थी। इतना ही नहीं, यहाँ विदेशी भाषाओं में भी ग्रंथ सुरक्षित थे। इस पुस्तकालय को देखकर विदेशी यात्री हैरान रह जाते थे। इतिहासकार लिखते हैं कि जब नालंदा जलाई गई तो यह पुस्तकालय कई महीनों तक चलता रहा। सोचिए, अगर इतनी पांडुलिपियां बची होती तो आज दुनिया का इतिहास शायद अलग होता। अगर हम नालंदा के स्वर्णिम युग को एक शब्द में परिभाषित करें तो वह शब्द होगा समग्रता। यहाँ धर्म भी था, विज्ञान भी था, यहाँ अनुशासन भी था, स्वतंत्रता भी थी, यहाँ परंपरा भी थी, नवाचार भी था। नालंदा एक संपूर्ण विश्वविद्यालय था जहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल करियर बनाना नहीं बल्कि जीवन बनाना था। लेकिन जैसा हर महान संस्था के साथ होता है, वैसा ही नालंदा के साथ भी हुआ। इसके स्वर्णिम युग पर भी धीरे धीरे अंधकार का साया आने लगा। राजनीतिक उथल पुथल, आक्रमण और बदलते समय ने इसकी नींव को कमजोर करना शुरू किया। और फिर आई वो घड़ी जब नालंदा की दीवारें कांपी, जब इसकी किताबें राख में बदल गई और जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हमेशा के लिए इतिहास बन गया। लेकिन उस त्रासदी से पहले हमें समझना होगा कि नालंदा के पतन की शुरुआत कैसे हुई थी। इतिहास हमें यह सिखाता है कि कोई भी साम्राज्य या संस्था हमेशा के लिए स्थायी नहीं होती। चाहे वह कितनी भी महान क्यों ना हो, समय के साथ उसमें बदलाव आता है। कभी कभी यह बदलाव स्वाभाविक होता है और कभी कभी बाहरी ताकतें उसे ध्वस्त कर देती है। नालंदा का पतन भी कुछ ऐसा ही था। जहां एक ओर यह विश्वविद्यालय अपनी ऊंचाई पर था, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक उथल-पुथल और बाहरी आक्रमण इसकी जड़ों को कमजोर कर रहे थे। इतिहासकार बताते हैं कि 10वीं सदी में नालंदा पर पहली बार हमला हुआ था। कहा जाता है कि बंगाल के सैन्य राजाओं और पालों की लड़ाई में नालंदा को नुकसान पहुंचा, लेकिन उस समय इसे फिर से जीवित किया गया। यह घटना हमें बताती है कि बाहरी आक्रमण से पहले ही नालंदा की नींव हिल चुकी थी। अगर मजबूत साम्राज्य होता तो शायद यह हमला इतना घातक साबित नहीं होता। 11वीं और 12वीं सदी में भारत पर तुर्क और अफगान आक्रमणकारियों की बाढ़ आ गई। गजनी, गौरी और खिलजी जैसे सेनापति केवल लूट और विध्वंस के लिए जाने जाते थे। उनका उद्देश्य था भारत की समृद्धि को लूटना और उसकी संस्कृति को मिटाना। इन्हीं में से एक सेनापति था मोहम्मद बख्तियार खिलजी। उसका नाम सुनते ही इतिहास के पन्नों में नालंदा की राख झलकती है। बख्तियार खिलजी मूल रूप से तुर्क था। वह दिल्ली सल्तनत की सेना में एक छोटे पद से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसने अपनी क्रूरता और चालाकी से अपना नाम बना लिया। खिलजी का मकसद था सिर्फ लूट और सत्ता। उसके लिए ज्ञान, संस्कृति या विरासत का कोई महत्व नहीं था। 12वीं सदी के अंत तक उसने बिहार और बंगाल पर अपना कब्जा जमा लिया और फिर उसकी नजर पड़ी नालंदा पर। कहा जाता है कि जब बख्तियार खिलजी नालंदा पहुंचा तो वह वहां की विशाल इमारतों और पुस्तकालय को देखकर चौंक गया। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज लिखते हैं कि खिलजी ने ताना मारते हुए कहा, इतने ज्ञान का क्या करना है, इससे बेहतर तो तलवार उठाना है। उसके लिए किताबें और ग्रंथ बेकार थे। उसके लिए असली ताकत तलवार और सत्ता थी। और इसी सोच ने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। खिलजी ने नालंदा को नष्ट करने का आदेश दे दिया। उसकी सेना ने विश्वविद्यालय पर धावा बोल दिया। हजारों विद्यार्थी और आचार्य मार डाले गए। मंदिरों और स्तूपों को तोड़ दिया गया और अंत में पुस्तकालय धर्मगुंज को आग के हवाले कर दिया गया। कहा जाता है कि वह पुस्तकालय कई महीनों तक जलता रहा। लाखों पांडुलिपियां, जिनमें चिकित्सा, गणित, खगोल और दर्शन का ज्ञान था, राख में बदल गई। कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा, चारों ओर लपटे, विद्यार्थियों की चीखें, पांडुलिपियों का जलना और उस आग में पूरे एशिया का ज्ञान समा जाना। यह केवल एक विश्वविद्यालय का अंत नहीं था,
बल्कि यह मानव सभ्यता के ज्ञान का नरसंहार था। नालंदा की राख सिर्फ पत्थरों और पांडुलिपियों का नुकसान नहीं थी, यह भारत के गौरव का अंत थी। विज्ञान और चिकित्सा की कई गुप्त विधियां हमेशा के लिए खो गई। गणित और खगोल के शोध राख हो गए। बौद्ध धर्म को सबसे बड़ा झटका लगा क्योंकि उसका मुख्य केंद्र नष्ट हो चुका था। विदेशों से आने वाले छात्र बंद हो गए। भारत, जो कभी ज्ञान का सूर्य था, धीरे धीरे अंधकार में डूब गया। नालंदा का पतन हमें यह सिखाता है कि सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसका ज्ञान होता है। लेकिन अगर ज्ञान की रक्षा न की जाए तो तलवारें उसे राख बना देती है। आज भी नालंदा के खंडहर हमें यही पुकारते हैं, ज्ञान की लौ को जलाए रखना, वरना अंधकार फिर लौट आएगा। वो रात जिसने नालंदा को हमेशा के लिए इतिहास में दफना दिया, आज भी उसकी परछाई खंडहरों में दिखाई देती है। बख्तियार खिलजी के सैनिकों ने जब विश्वविद्यालय की ओर कदम बढ़ाए तो हजारों विद्यार्थी और आचार्य भय और असहायता में कांप उठे। जहां कभी शांति और ज्ञान की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब तलवारों की खनक और चीखें गूंजने लगी। सबसे भयावह दृश्य था धर्मगूंज पुस्तकालय का जलना। 3 विशाल इमारतें जिनमें लाखों ग्रंथ रखे थे, लपटों में घिर गई। इतिहासकार लिखते हैं कि उन पांडुलिपियों में इतना ज्ञान था कि वे कई महीनों तक लगातार जलती रही। कल्पना कीजिए, हर पन्ना जो राख बन रहा था वह किसी वैज्ञानिक का शोध था, किसी चिकित्सक की खोज थी, किसी दार्शनिक की जीवन साधना थी। वह सब कुछ जो पूरी मानवता को दिशा दे सकता था, एक एक कर लपटों में समा गया। नालंदा का विनाश सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा बौद्धिक नुकसान था। जिन ग्रंथों में चिकित्सा, खगोल और गणित के ऐसे रहस्य थे जो आज मानवता को और आगे ले जा सकते थे, वे हमेशा के लिए खो गए। यह वही क्षण था जब सभ्यता का सूर्य राख और अंधकार में ढक गया। नालंदा की वह आग बुझ तो गई, लेकिन उसकी राख हमें आज भी पुकारती है। वह कहती है, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है, अगर इसकी रक्षा न की जाए तो पूरी मानवता उसकी कीमत चुकाती है। नालंदा जल गया, लेकिन उसकी गाथा अमर हो गई। एक सबक, एक चेतावनी और एक प्रेरणा। जहां पहले भारत दुनिया का शिक्षा केंद्र था, वहीं अब पश्चिम एशिया और यूरोप उभरने लगे। भारत ने धीरे धीरे अपनी नेतृत्व की भूमिका खो दी। आज जब हम नालंदा की धरती पर कदम रखते हैं तो वहां खामोशी बोलती है। बिहार के नालंदा जिले में फैले ये खंडहर अब सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं, बल्कि बीते युग की गवाही है। पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ खुदाई की तो 11 मठ, मंदिर और विशाल इमारतों के अवशेष सामने आए। मूर्तियां, ताम्रपत्र और शिलालेख मिले, जिनसे पता चला कि यहाँ शिक्षा का स्तर कितना गहरा था। पुस्तकालय की जली हुई ईंटें आज भी उस आग की कहानी सुनाती हैं। 2016 में नालंदा के खंडहरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अब यह स्थान न केवल भारतीयों बल्कि पूरे विश्व के लिए श्रद्धा और शोध का केंद्र बन चुका है। खंडहरों के बीच चलते हुए ऐसा लगता है मानो हवा में अब भी विद्यार्थियों की आवाजें गूंज रही हो। नालंदा हमें याद दिलाता है कि सभ्यता के लिए ज्ञान कितना जरूरी है, और यह भी कि अगर इसकी रक्षा न हो तो पूरा इतिहास राख हो सकता है। नालंदा का अंत हो गया, लेकिन उसकी गूंज आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उसका संदेश है, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। जब भी कोई बच्चा किताब खोलता है, जब भी कोई शिक्षक अपने शिष्य को मार्ग दिखाता है, वहां नालंदा की आत्मा जीवित होती है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्कूलों, विश्वविद्यालयों और पुस्तकालयों को केवल इमारत न समझें, बल्कि उन्हें धरोहर मानें। ज्ञान की रक्षा करना सिर्फ विद्वानों का काम नहीं, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर नालंदा आज भी मौजूद होता तो शायद भारत दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र होता। लेकिन इतिहास हमें यह चेतावनी देता है कि अगर हम अपने ज्ञान और संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां वही गलती दोहराएंगी। दोस्तों, यह थी नालंदा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें गर्व भी देती है और आंखें नम भी कर देती है। सोचिए, अगर नालंदा आज जिंदा होता तो शायद हम सब और भी ज्यादा आगे होते। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज्ञान की उस लौ को जलाए रखें। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर कहानी में आपको वही एहसास दिलाना चाहते हैं, गर्व, सीख और भावनाओं की एक नई रोशनी। और हाँ, घंटी दबाना मत भूलना, ताकि अगली बार जब हम इतिहास या जीवन की कोई और अनसुनी कहानी लेकर आए
तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली यात्रा में। तब तक याद रखिए, ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। इसे बांटने से यह घटता नहीं, बल्कि और बढ़ता है।